Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going to continue to discuss a long question or a very important question because it is related to the message or morale of the question. It is related to the टाइटल ऑफ द क्वेश्चन, मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि वही क्वेश्चन अराइज किया गया है कोर में। मूल क्वेश्चन वही है कि बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच कन्फ्लिक्ट क्यों है। कन्फ्लिक्ट मतलब भेदभाव, कन्फ्लिक्ट मतलब हुआ मतभेद। तो ये ऐसा क्यों है कि पेरेंट्स और बच्चों में मतभेद होता है बहुत जगह पर, और वो मतभेद, वो कन्फ्लिक्ट जो है ना, वो आइडियोलॉजीज़ में होता है, थिंकिंग में होता है, बिहेवियर में होता है। तो उस कन्फ्लिक्ट के बारे में एक आर्टिकल लिखने बोला क्वेश्चन में, और आर्टिकल का टाइटल जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं बोर्ड पर, उसमें क्या क्या ध्यान देना है वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। और प्रीवियस क्लास में मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ भी डील कर दिया है, मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, जिसको मैं एक क्विक रिवीजन के तौर पे फिर से आपको रिवाइव करा देता हूँ। ये फर्स्ट पैराग्राफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, एक क्विक रिवीजन इसका देख लो कि सबसे पहले कि ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ठीक है। इसमें सेंटेंसेस 3 यूज़ किए गए हैं, और तीनों सेंटेंसेस के जो कीवर्ड्स हैं उनको याद रखना है, और उन कीवर्ड्स को यूज़ करके 3 वाक्य बना करके आप अपने अपने स्टैंडर्ड से लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा रटना पड़ेगा इसको लाइन बाय लाइन, बस की पॉइंट्स को याद रखना है और पैराग्राफ के लेंथ का ध्यान देना है। तो जैसा फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था कि पहला की पॉइंट ये था कि ये जो कन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, और वो ब्रैकेट में दे दिए थे कि किस चीज़ में ये कन्फ्लिक्ट है, मतभेद है। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि एज ओल्ड फेनोमेनन है। ये पहला जानकारी था। अब एज ओल्ड फेनोमेनन मैंने बोला कि बहुत बढ़िया वर्ड है, इम्प्रेस करने वाला वर्ड है टीचर्स को। तो जो लोग मार्क्स पाना चाहते हो बहुत बढ़िया, वो इसको तुमको यूज़ करना पड़ेगा, इस टर्म को, एज ओल्ड फेनोमेनन, कि ये कन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है, ये चला आ रहा है हर जनरेशन में। उसी को एज ओल्ड फेनोमेनन बताएं। और जिनको ये टर्म नहीं याद रहेगा उनके लिए भी हम ब्रैकेट में लिख दिए कि ये जो कन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स और बच्चों के बीच, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, और कॉमा दे के लिखे कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि ये एसेंशियल प्रोसेस भी है, और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये नेचुरल प्रोसेस भी है, ये नेचर गिवन भी है, कि हर जनरेशन का जो विचार है, व्यू पॉइंट्स हैं, वो
उनमें कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब वो एक जैसे नहीं होते। ये हर जनरेशन में होता है, ये बात बता दिया। और उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस था उसमें बताया कि जो इस चीज़ को, ये जो कन्फ्लिक्ट है, इस चीज़ को लोग अलग अलग नाम से लिखते हैं या अलग अलग नाम से जानते हैं इस कन्फ्लिक्ट को। तो दो नाम वहाँ पे दिया गया है कि कुछ लोग इसी कन्फ्लिक्ट को जनरेशन गैप बोलते हैं, मतलब दो पीढ़ियों के बीच एक खाई है, एक गैप है सोच में, आइडियोलॉजीज़ में, एक्शंस में। तो कुछ लोग इसको जनरेशन गैप बोलते हैं और कुछ लोग इनको कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज़ बोलते हैं। और थर्ड सेंटेंस में कंक्लूजन निकाला गया कि आप जो आंसर लिख रहे हैं, जो आर्टिकल लिख रहे हैं, उस आर्टिकल में आप न्यूट्रल हैं। मतलब कि बताया गया कि दोनों जो मतभेद होता है विचारों में, किन दोनों के बीच, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच, अगर देखा जाए तो दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं। यह आपका कंक्लूजन है, होना चाहिए। अब इसको जैसे लिखो कि दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं। अब मैंने इसको लिखा है इस तरह से, दे बोथ सीम टू बी राइट ऑन देयर पार्ट। आपको जैसे लिखना है लिखो, लिखना है कि दोनों, मतलब पेरेंट्स और चिल्ड्रंस दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, दे आर राइट। अब तुमको ऑब्वियसली आगे क्या करना पड़ेगा कि एक पैराग्राफ में पेरेंट्स के तरफ से सही कैसे है वो बताना होगा, और फिर पैरा चेंज करके चिल्ड्रन के दृष्टिकोण से भी वो भी कैसे सही है अपने जगह पर वो बताना पड़ेगा। और तब फिर इसका आर्टिकल का कंक्लूज़न करना पड़ेगा। आर्टिकल का जो फॉर्मेट होता है उस अनुसार, मतलब आप टू भी लिख रहे हो, फ्रो भी लिख रहे हो, मतलब टू और फ्रो जानते होंगे ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, ठीक है। पक्ष में भी हो, दोनों के पक्ष में हो, मतलब तुम किधर भी नहीं हो, न्यूट्रल हो। तो उस ऐसे स्थिति में आप क्या करोगे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जैक्टली वीडियो में दिया था कि अगर एक सिचुएशन है कोई, और कोई उस सिचुएशन के उस तरफ खड़ा है और कोई उस सिचुएशन के इस तरफ खड़ा है, तो उसी सिचुएशन को देखने का दोनों का नज़रिया अलग अलग हो सकता है, मतभेद हो सकता है, और दोनों अपने अपने जगह पे से जिस तरह से देख रहे हैं वो सही है। मैंने एग्जाम्पल दे के बताया था ना कि 6 लिख दो ज़मीन पर, और एक व्यक्ति उधर खड़े हो जाओ, एक व्यक्ति इधर खड़े हो जाओ। उधर खड़े व्यक्ति से पूछोगे कि कितना लिखा हुआ है, तो बोलेगा 6। इधर खड़े व्यक्ति से बोलोगे कि कितना लिखा हुआ है, बोलेगा 9। और भी वर्ड्स में आप और भी मतलब ये में देख लो कि एक ही चीज़ है ना, और एक अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, एक अपने दृष्टिकोण से देख रहा है। एक को 6 नज़र आ रहा है सचमुच में, तो 6 बोल रहा है,
तो क्या वो गलत है? नहीं। अब दूसरे को जहाँ वो खड़ा है वहाँ 9 दिखाई दे रहा है और वो आंसर दे रहा है कि 9, तो क्या वो गलत है? नहीं। दोनों अपने अपने जगह पे क्या है? सही है, अपने अपने जगह पे। तो अब एक पैराग्राफ पेरेंट्स के तरफ से, एक पैराग्राफ चिल्ड्रन के तरफ से। और यहाँ पेरेंट्स मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कि पेरेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल्डर जनरेशन को और चिल्ड्रन वर्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यंगर जनरेशन को, द न्यू जनरेशन, द अपकमिंग जनरेशन, उसको चिल्ड्रन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले पेरेंट्स के पक्ष से कैसे सही है ये डिस्कस किया है मैंने कि पेरेंट्स के पक्ष को दिखाओ कि पेरेंट्स जो हैं वो कैसे सही हैं। तो ये पैराग्राफ यहाँ से शुरू किया, देखो 1 2 3 लाइन है और 4 5 6 लाइन लगभग पेरेंट्स का तरफ से पक्ष। और सेंटेंसेस में हमेशा बोलता हूँ ना कि लॉन्ग आंसर्स में ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए कि फर्स्ट पैराग्राफ में 3 सेंटेंस लिखना है, पहला सेंटेंस इस कीवर्ड से लिखना है, दूसरा सेंटेंस इस कीवर्ड पे लिखना है, तीसरा सेंटेंस इस कीवर्ड के बारे में लिखना है। तो वैसे ही पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के तरफ से कैसे पेरेंट्स अपने जगह पर सही हैं ये प्रूव किया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है इस चैप्टर से। और ये 6-7 लाइन का है यहाँ बोर्ड पर। तुम इसको अपने कॉपी में लिखोगे ना तो हो सकता है कि ये 10 लाइन के आसपास चला जाए, 10-12 लाइन भी जा सकता है कॉपी में लिखोगे तो। पहले देखना है कि सेंटेंसेस कितने हैं। तो पेरेंट्स के पक्ष से सेंटेंसेस देखो, फुल स्टॉप पे सेंटेंस गिनते हैं तो पहला सेंटेंस यही है हमारा, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस यहाँ आ गए, फुल स्टॉप यहाँ है, देखो 2 सेंटेंस हो गया। और तीसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू होकर के यहाँ है। मतलब कि पेरेंट्स के तरफ से, पेरेंट्स के पक्ष से पेरेंट्स कैसे सही हैं उसको 3 सेंटेंसेस में लिखना है। और लाइन कॉपी में कम से कम 6 7 8 9 10 लाइन तक इन 3 सेंटेंसेस को लिखना है, 3 बातों को लिखना है पेरेंट्स के पक्ष में। सिर्फ 3 बातें, जैसे ऊपर 3 बातें थी इंट्रोडक्शन में, सेम 3 बातें पेरेंट्स के पक्ष के तरफ से है। तो इसको एक एक करके आपको देखना होगा कि फर्स्ट पॉइंट क्या है पक्ष में, सेकंड पॉइंट क्या है और थर्ड पॉइंट क्या है पेरेंट्स के पक्ष में। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, पेरेंट्स बीइंग एडल्ट्स want to be caring and cautious about their children। अब इस सेंटेंस में कीवर्ड क्या है? ये और वो कॉशियस, ये कीवर्ड है। इस वर्ड को तुम जैसे भी यूज़ कर लो, पहला सेंटेंस में लिखता है कि क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो एडल्ट होते हैं। एडल्ट होने का मतलब है, यहाँ एक और वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग इसको, मैच्योर होते हैं। पेरेंट्स बीइंग मैच्योर, वो लोग जो हैं वो अपने बच्चों के प्रति क्या होते हैं? केयरिंग होते हैं और कॉशियस होते हैं। पेरेंट्स कभी अपने बच्चे का बुरा चाहेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता। तो केयरिंग होते हैं,
ठीक है, पेरेंट्स। और दूसरा वर्ड कॉशियस, ये वर्ड पढ़ना लिखना हिंदी मीडियम के हिंदी बैकग्राउंड के लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है, वो वर्ड कॉशियस। इंग्लिश बैकग्राउंड वाले जान जाएंगे, समझ जाएंगे, कॉशियस उन्होंने जरूर पढ़ा होगा कभी, ठीक है। और कॉशियस का मतलब होता है कि किसी के सुरक्षा करने के, किसी की सुरक्षा के प्रति चिंताजनक, मतलब चिंतित होना, यहां कॉशियस का ये मतलब है। अगर एक वर्ड में हिंदी वाले को अगर समझना है तो केयरिंग तो समझते ही हैं, ख्याल रखने वाले पेरेंट्स क्योंकि मैच्योर होते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने चिल्ड्रन के प्रति केयरिंग होते हैं, और केयरिंग के साथ साथ क्या होते हैं, कॉशियस होते हैं। अब वो कॉशियस वर्ड और केयरिंग वर्ड, ये दोनों वर्ड की वर्ड है, यही मार्क्स दिलाएगा तुमको, मार्क्स यही वर्ड दिलाएगा, मैक्सिमम मार्क्स। केयरिंग वर्ड ढूंढेगा टीचर तुम्हारे आंसर में, कॉशियस वर्ड या उससे मिलता जुलता, केयरिंग के जगह लविंग, उससे मिलता जुलता, लेकिन ये ढूंढेगा कि पेरेंट्स के पक्ष से क्या क्या लिखा है। तो पहला बात लिखा है कि पेरेंट्स क्योंकि मैच्योर होते हैं तो वो अपने बच्चों को हमेशा केयर करना चाहते हैं, और वो अपने बच्चों के प्रति चिंतित रहते हैं कि कहीं वो किसी गलत डिसीज़न में न पड़ जाए, किसी गलत सिचुएशन में न पड़ जाए, बच्चे को किसी गलत कोई गलत आदत न लगे। इसको तुम कॉशियस को तुम लिख नहीं सकते, पर समझने के लिए डिसिप्लिन वर्ड भी जो कॉमन वर्ड है वो समझ सकते हो कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए हमेशा अपने बच्चों के प्रति वो क्या होते हैं, केयरिंग होते हैं, और दूसरा वर्ड यूज़ करना होगा कॉशियस होते हैं। अब कॉशियस का स्पेलिंग देख लो, प्रोनाउंसिएशन तो खैर वहाँ मतलब नहीं रखेगा आंसर में, कॉशियस पढ़ते हैं इसको, और इसका मतलब यहाँ इस सेंटेंस में निकल रहा है कि चिंतित होते हैं उनके भविष्य को लेकर के, उनके वर्तमान को लेकर के चिंतित रहते हैं पेरेंट्स, ठीक है। पहला पॉइंट पेरेंट के पक्ष से। दूसरा, एज एन एडल्ट इट इज देयर ड्यूटी टू इम्बाइब। अब दूसरा जो पेरेंट के तरफ से पक्ष लिखा गया है उसमें भी स्टार्ट किया गया एज एन एडल्ट। यहां भी देखो लिखा था बीइंग एडल्ट, ऐसे कनेक्ट करते हैं कि पहला बात केयरिंग और कॉशियस लिखेंगे, फिर सेकेंड सेंटेंस में फिर ये वर्ड यूज करना होगा कि पेरेंट्स क्योंकि एडल्ट होते हैं, एज एन एडल्ट और एज अ मैच्योर पर्सन इट इज देयर ड्यूटी। अब वहाँ ड्यूटी का क्या मतलब हुआ, कर्तव्य। हिंदी माध्यम से इसको जो पढ़ेगा वो कर्तव्य पढ़ेगा ड्यूटी को। तो क्योंकि पेरेंट्स मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, तो ये उनकी ड्यूटी बनती है, उनका एक कर्तव्य है अपने बच्चों के प्रति। क्या कर्तव्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा करके लिखे हैं देखो, टू इम्बाइब। अब ये वर्ड की वर्ड है,
मार्क्स दिलाने वाला वर्ड है। तो याद अगर कर पाओ और यूज कर पाओ तो ये वर्ड्स जो हैं ये आपके जो भी टीचर आपका कॉपी इवैल्यूएट करेगा, इन वर्ड्स पर उस टीचर की नज़र पड़ेगी और ये वर्ड्स जो हैं वो तुम्हारे आंसर के स्टैंडर्ड को ऊपर करेगा दूसरों से। तो अगर किसी को 7 मिल रहा है 10 में से बिना इस वर्ड को यूज़ किए, तो जो वर्ड ये यूज़ करेगा उसको 7 से तो ज़रूर ज़्यादा मिलेगा, 7.5 मिले, 8 मिले। और भी ऐसे वर्ड्स हैं ना, जैसे कॉशियस वर्ड मैंने कहा वो यूज़ किया, इम्बाइब वर्ड अगर यूज़ किया, ड्यूटी वर्ड यूज़ किया, तो मार्क्स उसका उस हिसाब से आएगा। सेकंड पैराग्राफ में जिसमें पेरेंट्स का पक्ष बताया जा रहा है कि पेरेंट्स अपने जगह पर कैसे सही हैं, उसमें 3 सेंटेंस हैं। पहला में बताया गया कि पेरेंट्स क्योंकि एडल्ट हैं, मतलब मैच्योर है, बड़े हैं, तो वो अपने बच्चों के प्रति केयरिंग होते हैं और कॉशियस होते हैं। ठीक है। दूसरा पेरेंट्स के पक्ष में बताया गया, वो भी ऐसे ही शुरू किया गया, एज एन एडल्ट, मतलब एक पेरेंट होने के नाते, एक मैच्योर पर्सन होने के नाते उनकी, पेरेंट्स की अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य होते हैं। कर्तव्य समझते हो? ड्यूटी। सब कोई अपने स्कूल लाइफ में अगर पढ़ा है स्कूल में तुम लोग क्लास वाइज, तो तुम लोग ज़रूर कभी किसी क्लास में सोशल स्टडीज़ में पढ़ा होगा मौलिक अधिकार। हिंदी में कुछ लोगों ने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार, और इंग्लिश में जो लोग पढ़े होंगे इसको, वो पढ़े होंगे कि आपका कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। ये वर्ड हिंदी इंग्लिश वाले बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स याद करो कि कभी तुम लोग ज़रूर क्लास 7th 8th 9th 10th तक अपने स्कूल में सोशल स्टडीज़ के चैप्टर में ये वर्ड तुम लोग पढ़ा होगा। हिंदी मीडियम के लोग पढ़े होंगे कि भारत के नागरिक होने के नाते हम लोगों के पास कुछ मौलिक अधिकार हैं, और उसी को इंग्लिश वाले लोग पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये कभी पढ़ा होगा, याद करो, जो पढ़ा होगा उसको ज़रूर याद आएगा कि हाँ, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाया गया था एसएसटी में, सोशल स्टडीज़ में, सिविक्स में। सोशल स्टडीज़ भी आगे बढ़ता है ना, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। तो सिविक्स में स्पेशली पार्ट में बताया जाता है कि कानून, मतलब संविधान के द्वारा इस देश के हर सिटीज़न को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और उनको ना रटवाया जाता है। आपने रटा होगा कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा, राइट ऑफ स्पीच। एक उदाहरण, राइट ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, अपना विचार रखने का अधिकार, ये मौलिक अधिकारों में से, फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट है। अब तुम लोग याद करो, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे कि, और ऐसा तुम लोग सुना होगा, पढ़ा होगा, जो लोग पढ़ते हैं वो लोग, कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मौलिक अधिकार हैं।
ठीक है, लेकिन उसी मौलिक अधिकारों वाले पैराग्राफ के बाद हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। अब अधिकार मतलब हो गया राइट और ड्यूटी मतलब हो गया कर्तव्य। तो ये तुम लोग सोचो कि हम लोग, अगर तुमसे पूछा जाए, किसी से भी पूछा जाएगा ना, तो सबको ही अपना फंडामेंटल राइट याद रखता है। क्या हमको इस चीज़ का अधिकार है, हमको इस चीज़ का अधिकार है, मगर बहुत कम लोग होते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ओर भी ध्यान रखते हैं। जहाँ तुम्हारे पास मतलब पावर आता है, राइट्स दिए गए तो पावर हुआ वो, तो पावर के साथ क्या 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 आता है पीछे पीछे? पावर के साथ पीछे पीछे आता है कर्तव्य। तो यहाँ पे ड्यूटी की बात की जा रही है। मैं आपको समझा रहा था, रिलेट कर रहा था कि ड्यूटी मतलब कर्तव्य है यहाँ। तो हर माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों में अच्छे गुण डालें। अब ये मैं कॉमन एकदम समझने बोलचाल वाली भाषा में बता रहा हूँ कि जो इम्बाइब वर्ड है, इसका बोलचाल के भाषा में मतलब हुआ कि हर माता पिता का ये फंडामेंटल राइट है, ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों में अच्छे गुण डालें। टू इम्बाइब। अब इम्बाइब का मीनिंग जो इम्बाइब नहीं याद रख सकेंगे, याद रखेंगे बेस्ट होगा। अगर नहीं याद रख सकेंगे ये इम्बाइब वर्ड, तो उनके लिए भी है ऑप्शन, टू मेक देम लर्न एंड अंडरस्टैंड। यहां देम बोला जा रहा है चिल्ड्रेन को। तो एज एन एडल्ट पहला ड्यूटी है केयरिंग, ठीक है, एंड कॉशियस होना पेरेंट्स का। दूसरा, एज एन एडल्ट उनका ये भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को समझाए, सिखाए। क्या सिखाए? ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज। वो अपने बच्चों में ट्रेडिशन और वैल्यूज, इम्बाइब जो वर्ड है इसका मतलब जो मैंने बोल चाल में बताया था कि इम्बाइब मतलब तुम समझ सकते हो कि एक तरह का कर्तव्य हुआ। वैसे इस सेंटेंस में ये इम्बाइब वर्ड बहुत बड़ा किए हैं, हाईलाइट किए हैं, वे वर्ड मार्क्स दिलाएगा। इसका मतलब ये निकलता है कि उनका ये ड्यूटी बनता है पेरेंट्स का कि वो अपने बच्चों को अच्छे ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ अपने बच्चों में डालें, मतलब उनको सिखाएं। ये उनका ड्यूटी है एज ए पेरेंट कि वो अपने बच्चों को क्या बताएं? ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ बताएं। अब वैल्यूज़ क्या होता है? तो वैल्यूज़ के जगह आप यूज़ कर सकते हैं कल्चर या बिलीफ। दो ड्यूटी हुआ पेरेंट्स के पक्ष से। पहला है कि एज एन एडल्ट वो केयरिंग होते हैं और कॉशियस होते हैं। दूसरा है कि एडल्ट होने के नाते उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें। बोलचाल की भाषा में अच्छे संस्कार डालें। इसको लिखने के लिए मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया।
अच्छे संस्कार डालें, उसके लिए मैंने इम्बाइब वर्ड यूज़ किया है इस सेंटेंस में। इम्बाइब नहीं याद रहता है तो ये लिख देना, देयर ड्यूटी टू मेक देम लर्न एंड अंडरस्टैंड ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़। ये भी लिख सकते हो इम्बाइब के जगह, जिसको नहीं याद रहेगा इम्बाइब तो ये भी लिखोगे तो एकदम वही मीनिंग निकलेगा। लेकिन इम्बाइब लिखने का और सही तरीके से लिखने का आपको मतलब बोनस मिलेगा मार्क्स के रूप में। तो 2 पॉइंट्स, 2 पक्ष हम लोग रखे हैं पेरेंट्स के तरफ से अभी तक कि उनका ड्यूटी है कि अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं, अच्छा कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स जो है, जो चला आ रहा है, उसको अपने बच्चों को सिखाना, अपने बच्चों को बेहतर सीख देना, एक अच्छा इंसान बनाना, ये पेरेंट्स का ड्यूटी होता है एज एन एडल्ट। और तीसरा पेरेंट्स के पक्ष में ये है, देयर कंसर्न फॉर द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रेन। कंसर्न मतलब चिंता। पेरेंट्स को चिंता रहती है अपने बच्चे के भविष्य की, इसीलिए पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को सुपरवाइज करते हैं। अब सुपरवाइज का मतलब मैंने लिखा है 2, जो भी तुम समझता हो, इसीलिए क्योंकि उनको अपने बच्चों की चिंता है, इसीलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को सुपरवाइज करते हैं। अब इसको तुम पॉजिटिव लो, नेगेटिव लो, सुपरवाइज वर्ड को वो तुम पे डिपेंड करता है। सुपरवाइज करने का मतलब है गाइड करना, पॉजिटिव हो गया, और कभी कभी कमांड मतलब हो गया कि ज़बरदस्ती, फोर्सफुली कमांड देम, सुपरवाइज देम। तो 3 पॉइंट्स पेरेंट्स के पक्ष से रखे गए कि पेरेंट्स जो सोचते हैं बच्चों के लिए, वो अच्छे के लिए ही सोचते हैं। 3 पॉइंट्स, 3 कीवर्ड्स, 3 सेंटेंस, लगभग तुम्हारे कॉपी में 8 से 10 लाइन तक जाना चाहिए। ये सब अगर लिखोगे ना, खाली वर्ड्स याद रखोगे कि केयरिंग, कॉशियस, ठीक है, फिर इम्बाइब, ठीक है, क्या इम्बाइब करना है, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़, उसके बाद तीसरा कि उनके फ्यूचर की चिंता होती है उनको, इसीलिए वो लोग मतलब पेरेंट्स बच्चों को सुपरवाइज करते हैं। और सुपरवाइज करने का 2 अर्थ निकलता है, एक तो होता है गाइड करना और एक होता है कमांड करना। गाइड करना पॉजिटिव हो गया, कमांड करना मतलब थोड़ा नेगेटिव सेंस दे रहा है, डोमिनेट करते हैं कभी कभी बच्चों को पेरेंट्स। लेकिन क्यों डोमिनेट करते हैं? क्योंकि उनको उनकी फ्यूचर की चिंता होती है, इसीलिए डोमिनेट करते हैं। तो फादर के तरफ से ये 3 पक्ष रखा गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चिल्ड्रन के तरफ से, चिल्ड्रन कैसे सही है, न्यू जनरेशन कैसे सही है, ये हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स के तरफ से 3 चीज़ मैंने आपको जो बताया वो आप देखिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए, और वो आप अगर आप याद रख पाइएगा सिर्फ कीवर्ड्स को तो आप बना के लिख दीजिएगा। सेकेंड पैराग्राफ हो गया पेरेंट्स के तरफ से। अब लिखना है कि बच्चे अपने जगह पर कैसे सही हैं, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।